मेरा 40 साल का अनुभव है बच्चों के साथ काम करने का। 8 साल तक मैंने मेंटली चैलेंज बच्चों के साथ एज ए फादर फिगर काम किया। यूनाइटेड जस्टिस बोर्ड में मैं लगभग 6.5-7 साल मैंने काम किया। जब ऐसा कोई बच्चा मिलता है तो इसके लिए चाइल्ड लाइन को आप संपर्क कर सकते हैं। तो तुरंत ही चाइल्ड लाइन के वॉलंटियर्स जो है आपके पास पहुंचेंगे, आप अपनी अगर लोकेशन देंगे वहां पहुंच जाएंगे और बच्चे को रेस्क्यू करेंगे। और वहाँ के जो हमारे वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं, जो केस वर्कर्स होते हैं, उनको डायरेक्शन दी जाती है कि बच्चे के साथ आप काम करिए, उसकी इंटेंसिव काउंसलिंग करिए, उससे इंटरेक्शन बार बार किया जाए। और जब वो चारों तरफ अपने और बच्चे भी देखता है तो कहीं ना कहीं उनको एज ए पीयर ग्रुप मान करके अपनी बात को खोल देता है, बताता है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं घर से क्यों चला था, क्या रीजंस थे। जब बच्चा पैदा होता है तब हम कहते हैं मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा बच्चा थोड़ा सा जिद्दी है लेकिन अच्छा बहुत है, मेरे बच्चे की गलती नहीं है, वो तो उसके दोस्त खराब हैं, अरे वो लड़की खराब थी, मेरे बच्चे ने गलती नहीं करी, मेरा बच्चा सही है। ये तो वो बच्चे हो गए जिनका परिवार है, और मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनका परिवार ही नहीं है, जो मिसगाइड हो जाते हैं, जो ये नहीं जानते कि उन्हें क्या करना है। उन्हें केवल रोटी या पानी या छोटे छोटे शौक़ के लिए वो कुछ भी काम कर रहे हैं जो सामाजिक तौर पे गलत है। और कुछ बच्चे ऐसे जो ये चाहते हैं कि हमें जगह मिल जाए, हमें कपड़ा मिल जाए, हमें खाना मिल जाए। तब क्या? कौन है जो इसको आके संभाल रहा है? कौन है जो इसकी देखभाल करना चाहता है? इसका आंसर है CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। आज मैं स्वागत करती हूँ मिस्टर विरमानी जी का, जिनसे आज हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और समझने को मिलेगी कि हमें क्या सीखना है, क्या करना है और किस बात के लिए हमें अवेयर होना है। नमस्कार विरमानी जी। नमस्कार मैडम, प्रियंका जी नमस्कार। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए जी। और एक बहुत खुशी का समय है कि मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और मैं पब्लिक को अवेयर करना चाहूँगा इस विषय के ऊपर। बहुत अच्छा आप ये प्रोग्राम करने जा रही हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं जी। ये तो सबसे बड़ी बात है, अगर मैं ये कहूँ कि आपका टाइम मिला और आपके गाइडेंस में आज जो हम दर्शकों को देने जा रहे हैं वो, उसके लिए कोई कमेंट नहीं है मेरे पास। तो सबसे पहले विरमानी जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि CWC है क्या? प्रियंका जी, जैसे अभी आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि सभी के बच्चे एक अच्छे बच्चे होते हैं, परिवार में खुशी होती है, और वाकई में सच है। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो हम सबको लगते हैं प्यारे। जब ये बच्चा परिवार का है, बिना परिवार का है, सब बच्चों का अपना अधिकार है। हर बच्चे को उसके अधिकार मिलने चाहिए। 1986 में पहली बार जो है ये एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना। वो शुरुआत की गई, एक अच्छी पहल थी। और इसका मुख्य कारण जो है, एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट थी शीला भारसी। उन्होंने देखा कि कलकत्ता की जेलों में जो बच्चे अपराध करते हैं वो एडल्ट्स के साथ रह रहे हैं, और एडल्ट्स के साथ रहने के कारण वहाँ पे उनके साथ मानवीय व्यवहार नहीं हो रहा है, बहुत बुरी दुर्दशा में हैं। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वर्ष 2000 में आकर के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसको एक अच्छा स्वरूप दिया, और उस स्वरूप में 2 संस्थाएं इससे निकल कर के आईं, एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वो संस्था बनाई गई जहाँ पे ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई अपराध किया है उनकी न्यायिक प्रक्रिया को देखा जाए, उनको न्याय मिल सके,
और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वो संस्था बनाई गई जहाँ पर ऐसे बच्चों के लिए प्रावधान किया जाए जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जो बच्चे संरक्षण चाहते हैं, जिनको सुरक्षा की आवश्यकता है, जो वनरेबल सर्कमस्टेंस में है, जिनके साथ कोई अपराध हुआ है, जो विषम परिस्थितियों में हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए कोई सहारा नहीं मिल रहा है, अनाथ हैं, सड़क पर रहते हैं, ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए, उनके अधिकारों की दिलाने के लिए बाल कल्याण समिति का गठन किया गया। 2012 में दिल्ली में एक बहुत बड़ा एक ऐसा हादसा हुआ जिसको हम निर्भया कांड के नाम से जानते हैं, और उसमें ये देखा गया कि उस कांड में एक व्यक्ति जो इन्वॉल्व था, एक बच्चा, वो नाबालिग था। तो ये हुआ कि इस एक्ट में भी कुछ चेंजेस लाने चाहिए। 2015 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। आयु जो बच्चे की 18 वर्ष से कम नहीं की गई, लेकिन 16 से 18 वर्ष तक जो बच्चे अपराध करते हैं उनके लिए एक विशेष कोई प्रावधान किया गया। मतलब ये जरूरी है, क्योंकि ये मेरे दिमाग में भी था कि एक हम अपराधी की बात कर रहे हैं जो अपराध कर रहा है, लेकिन वो बच्चा है जी, ठीक है, लेकिन वो एक ऐसी एज में है जो एडल्ट होने वाला है जी। तो उस व्यक्ति के इसको मिसगाइड कहेंगे या इसे एक अपराध कहेंगे, या उसे हम सजा के लायक समझेंगे या नहीं समझेंगे? देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का फोरमोस्ट प्रिंसिपल, प्रथम जो उसका सिद्धांत है वो है इनोसेंस का, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि वो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि बच्चे ने जो काम किया है वो इनोसेंस में किया है और वो अपने मानसिक रूप पे अपना पूरी तरह से परिपक्व नहीं है जिस भी उसने कोई काम कर दिया है। जब 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को चेंज किया गया, उसमें बदलाव लाए गए, तो ये रखा गया कि 16 से 18 वर्ष की आयु का यदि कोई बच्चा कोई जघन्य अपराध करता है तो उसकी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो एडल्ट की तरह की जा सकती है, लेकिन उससे पहले उसकी जांच होनी पड़ेगी। और जांच में ये देखा जाएगा कि क्या वो बच्चा मानसिक रूप से परिपक्व था, क्या उसको ये संज्ञान था कि वो जो काम करने जा रहा है उसका परिणाम क्या होगा, क्या वो शारीरिक रूप से सक्षम था उस काम को करने के लिए। ये सब बातों के आधार पर मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट लेने के बाद ये उसकी जो ट्रायल है या उसकी जो प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया है, वो एडल्ट की तरह की जाए। ये एक प्रावधान किया गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 2015 में, और उसके बाद 2021 में भी इसमें थोड़े से कुछ चेंजेस लाए गए और वो विशेषकर अडॉप्शन के लिए लाए गए थे। सर, अगर मैं जो समझ पाए, मैं आपसे बिल्कुल लेमेन की तरह बात करना चाह रही हूँ यहाँ पे। मुझे कुछ नहीं आता सामाजिक उसमें, अगर मैं देखा जाए तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मुझे इतनी गहराइयों से हमारे कानून के बारे में नहीं पता, किसी भी लेमेन को इस चीज के बारे में नहीं पता। अगर मैं ये चीज समझ पा रही हूँ तो एक जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो एक अपराध के लिए बना हुआ है, और जो CWC है वो एक सुरक्षा और रिस्टोरेशन के लिए बना हुआ है। मैं इसको इस तरीके से देख सकती हूँ? नहीं, देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो JJ बोर्ड और CWC दोनों के लिए है। ओके। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो एक कानून है और इस कानून के तहत दो संस्थाएं हैं जी। एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो उन बच्चों को देखती है जिन्होंने अपराध किया, और एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बाल कल्याण समिति, ये उन बच्चों के लिए है जो कि जरूरतमंद हैं, जिनको सुरक्षा चाहिए और जिनको कहते हैं जिनके विरुद्ध कोई अपराध हुआ है, उन बच्चों के लिए है। ये दोनों संस्थाएं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर कवर होती हैं। और दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान हैं, उनके नियम हैं कि आपने किस नियमों के तहत किस प्रकार से काम करना है, लेकिन अल्टीमेट एम जो है, गोल जो है, वो है बच्चे का सर्वोत्तम हित, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड में आपने काम करना है, चाहे वो JJ बोर्ड है, चाहे वो बाल कल्याण समिति है, CWC है। ओके, अगर हम CWC पे आते हैं सर, अभी CWC में
बच्चे जो आते हैं आपके पास उनका क्या क्राइटेरिया है, या किस टाइप के बच्चे आप ज्यादा देखते हैं कि इस परेशानी से ज्यादा ग्रस्त हैं, या पारिवारिक कोई परेशानी है, या किसी भी तरीके के एक खास बच्चे बहुत ज्यादा आप देखने को मिलते हैं, एक पैटर्न मिलता होगा, तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? अब देखिए, जे एक्ट की जो धारा 214 है उसमें एक पूरी कैटेगरी दी हुई है कि सीएनसीपी जो बच्चे जरूरतमंद हैं, सुरक्षा चाहते हैं, कौन कौन से हैं। बच्चे अबंडन भी हो सकते हैं जिनका परित्याग कर दिया गया है। कई बार ऐसे होता है कि माता पिता बच्चों का परित्याग कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रन अवे हैं, जो बच्चे घर से भाग जाते हैं। क्या कारण है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके विरुद्ध कोई अपराध हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके विरुद्ध कोई असॉल्ट हुआ है या होने की संभावना है। कुछ लोग ऐसे बच्चे ऐसे हैं जिनको ट्रैफिक किया गया है, जिनको गांव से मेट्रोपॉलिटन सिटी में लाया गया है और कहीं उनसे बाल श्रम कराया जा रहा है, बाल मजदूरी कराई जा रही है, उनसे ऐसा अपराध कराया जा रहा है जिसमें बच्चा जो है पूरी तरह से लिप्त हो गया है। बच्चों को, विशेषकर लड़कियों को ट्रैफिक करके ला करके उनसे देह व्यापार कराया जा रहा है। या कोई ऐसा मिलिटेंट ग्रुप है जो बच्चों को लेकर के बच्चों की आड़ में जो है इस तरह के राष्ट्र विरोधी काम करवा रहा है। ये सारी कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो बाल कल्याण समिति के समक्ष आते हैं। एक समस्या हमारे पास इस समय और सामने आती है, वो है नशे की। बच्चे जो है वो नशा कर रहे हैं। एक युद्ध नशे के विरुद्ध जो है वो अभियान चल रहा है। हम सोच रहे हैं, हमारा मानना भी है कि ये अभियान जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से चले और बच्चे जो है वो नशे से दूर। दूसरा बात है बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। अभी भी ये चाइल्ड मैरिज हमारे कई क्षेत्रों में हो रही है और इस तरह के जो चाइल्ड मैरिज की जो अफेक्टेड लड़कियां हैं वो भी बाल कल्याण समिति में आती हैं। हम उनका रिहेबिलिटेशन करते हैं, उनके माता पिता की काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि बाल विवाह के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं और ये नहीं होना चाहिए, किस तरह से हमें बच्चे को सेव करना है, उसकी कहते हैं उसका जो बचपन है उसको बचा करके, और जब तक वो वयस्क नहीं हो जाती तब तक उसका व्यवहार न करें। हमारी सारी जनता या हम सब लोगों का क्या दायित्व होना चाहिए? हमें कैसे आपको कांटेक्ट करना चाहिए? हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, हमें एनजीओ के पास जाना चाहिए, या हमें आपके पास आना है तो कैसे आना है? देखिए, ये इस तरह के बच्चे बहुत मिलते हैं जो अबंडन होते हैं, जो घर से भाग के आ जाते हैं, या कभी बच्चा खो जाता है। जब ऐसा भी बच्चा मिलता है तो इसके लिए 1098 जो चाइल्ड लाइन को आप संपर्क कर सकते हैं। तो तुरंत ही चाइल्ड लाइन के वॉलंटियर्स जो है आपके पास पहुंचेंगे, आप अपनी अगर लोकेशन देंगे वहां पहुंच जाएंगे और बच्चे को रेस्क्यू कर लेंगे। और उसके बाद एक न्यायिक प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चे की कहते हैं एक नज़दीकी थाने में जीडी एंट्री कराई जाती है, उसका मेडिकल कराया जाता है और उसके पश्चात उसको संरक्षण और सुरक्षा दी जाती है। लेकिन जब भी कोई बच्चा घर से भागता है या खो जाता है या अबंडन किया जाता है तो सबसे पहले उसको सेफ एनवायरनमेंट की जरूरत, उसको सेफ्टी की जरूरत है। बच्चा ट्रॉमा में होता है कि मैं परिवार से खो गया, मैं घर से भागने के बाद भी कई बार सड़क के ऊपर बच्चा अपने आप को लॉस्ट फील करता है। तो उसको एक सेफ एनवायरनमेंट की जरूरत है, कोजीनेस की जरूरत है। वो कोजीनेस तभी मिलेगी जब उसको एक सुरक्षित जगह पर रखा जाएगा। इसके लिए प्रावधान है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास नोएडा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे हम बच्चे को रख देते हैं। अगर मान लीजिए रात्रि के समय बच्चा मिला है तो रात 24 घंटे वो खुले रहते हैं, वहाँ पे बच्चे को रखा जाता है और नेक्स्ट डे वो बच्चा बाल कल्याण समिति सीआरएमसी के सामने आता है। जब वो हमारे सामने आता है तो हम उससे इंटरेक्ट करते हैं। उस इंटरेक्शन में वो कई बार अपनी बात पूरी नहीं बताता है, कई बार बता भी देता है, उसकी काउंसलिंग की जाती है। अब बच्चे का रहने का कोई ठिकाना नहीं है तो उसको हम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में कुछ समय के लिए रखते हैं और वहाँ के जो हमारे वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं, जो केस वर्कर्स होते हैं, उनको डायरेक्शन दी जाती है कि बच्चे के साथ आप काम करिए, उसकी इंटेंसिव काउंसलिंग करिए, उससे इंटरेक्शन बार बार किया जाए
और जब वो चारों तरफ अपने और बच्चे भी देखता है तो कहीं ना कहीं उनको एज ए पीयर ग्रुप मान करके अपनी बात को खोल देता है, बताता है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं घर से क्यों चला था, क्या रीजंस थे। और जब वो रीजंस हमें पता लगते हैं तो हम उस दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं, उसकी फैमिली से कांटेक्ट करते हैं, फैमिली में क्या रीजंस थे, बच्चा क्यों भागा, क्या पीयर ग्रुप का प्रेशर था, क्या नेबरहुड में कोई इशू था, क्या पेरेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम थी, क्या स्कूल में कोई प्रॉब्लम थी उसके साथ, कोई फाइनेंशियल इश्यूज थे, घर में माता पिता के साथ आपसी भी झगड़ा होता था, फैमिली इश्यूज थे, बच्चा जो है वो डर के भाग गया, कई बार पेरेंट्स ने मार दिया धमका दिया तो बच्चा भागा। उन सारे इश्यूज के ऊपर हम काम करते हैं, पेरेंट्स को बुला करके उनकी काउंसलिंग की जाती है और तब अल्टीमेटली बच्चे को हम फैमिली में रेस्टोर करते हैं। और रेस्टोर करने से पहले एक हम डिटेल इंक्वायरी करते हैं फैमिली की, जिसको SIR सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट कहते हैं, वो एक बनवाई जाती है, पूरी फैमिली के बैकग्राउंड आती है, तब हमारा डिसीजन होता है कि अब इसको रेस्टोर कर दिया। रेस्टोर करने के बाद भी हम बच्चे का फॉलो अप अंडर ऑब्जर्वेशन फॉलो अप रखते हैं कि बच्चा जो है ठीक तरह से फैमिली में एडजस्ट कर गया है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्या उसको हम वापस अपने पास ले लें, पेरेंट्स से बात करते हैं। कोशिश यही रहती है कि बच्चा फैमिली में एडजस्ट करे, और अगर उसको कोई ज़रूरत है, स्कूल में एडमिशन की ज़रूरत है, तो हम ऑर्डर भी इशू करते हैं, प्रिंसिपल्स को भी ऑर्डर इशू करते हैं बच्चे को रीएडमिट किया जाए या नए सिरे से एडमिट कर लिया जाए। तो ये एक पूरा एक प्रक्रिया है जो बाल कल्याण समिति करती है, और इन बच्चों के लिए यही प्रक्रिया जो बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि समाज में दोबारा से उनको समायोजित कर दिया जाए। वेरी नाइस जी। ओके। तो आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं उसमें से कुछ बच्चे जो अपनी स्टोरी बताते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो सही बता रहे हो। जी, ऐसे केसेस भी आपके पास आते हैं। बिल्कुल आते। तो उनका क्या कितना परसेंटेज होता होगा 100 में? कितने बच्चे मतलब बिल्कुल प्रताड़ित हैं और कितने बच्चे कि नहीं हमें तो आजादी चाहिए, हम अपना कर लेंगे और दुनिया देखना ये है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और बच्चों के साथ जब हम काम करते हैं तो हमें नई नई बातें सुनने को मिलती हैं बच्चों के मुंह से। और बच्चे कई बार तो पहले हमें बिल्कुल ही बरगला देते हैं कि भाई वो जो स्टोरी बताते हैं हम भी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बच्चा क्या कह रहा है, और हम भी मानने लग जाते हैं। शुरू के 5, 10, 15 दिन जो है बच्चा उसी को रिपीट करने लग जाता है। लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे केस वर्कर्स हैं, वेलफेयर ऑफिसर्स जो हैं, वो उनसे जब इंटरेक्ट करते हैं, हमारे जो बाल कल्याण समिति के दूसरे मेंबर्स हैं, पर्टिकुलरली फीमेल मेंबर्स जो हैं, जब वो उनसे इंटरेक्ट करती हैं और बात करती हैं, तो धीरे धीरे उनके मन की बात निकलती आती है, क्या रीजंस क्या थे। और ऐसे कई इश्यूज आए हैं हमारे सामने, कई बातें हुई हैं हमने, कई बच्चों ने हमें पहले कुछ बताया लेकिन अल्टीमेटली कुछ और ही निकला। कहते हैं कि हमारे अभी कुछ समय पहले हमारे पास एक बच्चा आया, उसने कहा कि मेरे माता पिता जीवित नहीं, मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया, कार में उसकी मृत्यु हो गई, मेरा घर में कोई नहीं, मैं इसीलिए बाहर था। धीरे धीरे हमने उसके साथ काम किया तो हमें ये पता चला कि उसका जो पीयर ग्रुप था दैट वाज फॉल्टी। वो धीरे धीरे नशा करने लगा और धीरे घर से भाग गया, जबकि उसकी पूरी फैमिली जीवित थी, माता पिता भी जीवित थे, भाई भी जीवित था, सभी जीवित थे। और लगभग 2 महीने के बाद जो है अपने बच्चे को वापस फैमिली में रेस्टोर किया। तो दैट वाज ए गुड अचीवमेंट, हमारी अच्छी अचीवमेंट रही। कई और बच्चे भी हैं, कई ऐसी स्टोरीज भी हैं कि जो वास्तव में बच्चे जो हैं उस इन्वायरमेंट में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाते हैं और उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो ऐसे बच्चों को हम ऐसे माहौल से निकालते भी हैं। हमारे पास एक केस ऐसा आया जो कि पारिवारिक विवाद का था, जिसमें हस्बैंड और वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट था। उनका एक बच्चा था 5 साल का। हस्बैंड ने घर छोड़ करके वाइफ को जो है अकेला छोड़ दिया, बच्चा माँ के साथ था। शायद वो गृह कलह की वजह से या माता के कुछ और रीजंस रहे होंगे, इसकी वजह से मदर ने भी बच्चे को जो है अटेंशन देना बंद कर दिया।
कुछ लोगों ने हमें बताया कि इस घर से रात को बच्चे की रोने की आवाज, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल में बच्चे की अटेंडेंस जो है वो नील होती थी। ऐसी इस परिस्थिति में हमने चाइल्ड लाइन को मोटिवेट किया और हमने कहा कि इस बच्चे के बारे में आप देखिए, ऑब्जर्व करिए कि बच्चा घर से बाहर आता भी है नहीं आता है। बच्चा घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था। घर में काम करने वाली जो मेड्स थी उन्होंने ये बताया कि बच्चे को कपड़े नहीं पहनाए, बच्चा घर के अंदर बिना कपड़ों के रहता है, घर के अंदर कूड़ा भरा रहता है। अल्टीमेटली हमने उस बच्चे को रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करके हम अपने पास लाए। हमने पेरेंट्स से बातचीत करी, बच्चे को कुछ समय के लिए हमने अपने संरक्षण में ले लिया, क्योंकि बच्चा जो है पूरी तरह से ट्रॉमा घबराया, वो माँ के पास जाना ही नहीं चाहता था, पिता उसको लेने ही नहीं चाहता था। लगभग 3 महीने तक वो बच्चा हमारे पास था, 3 से 4 महीने तक हमने उस बच्चे को रखा। और उसके बाद पेरेंट्स ने ये एग्री किया कि उन्होंने गलती की, तब जाकर के हमने बच्चे को फैमिली में दोबारा रेस्टोर किया और आज वो बच्चा ठीक है, हम मान रहे हैं, माँ उसकी जो है केयर कर रही है, बच्चा स्कूल भी जा रहा है, सभी कुछ है। एक आप ये कह सकते हो कि एक प्रेशर भी हम क्रिएट करना कई बार जरूरी हो जाता है। प्रेशर नहीं, मैं वर्ड प्रेशर यूज नहीं करूंगा। देखिए ये काम जो है हमें एमिकेबली एडजस्टमेंट की इश्यूज जो है उसको हमें आपस में इंटरेक्शन करके, काउंसलिंग करके, बातचीत के माध्यम से ही दूर किया। हम दबाव नहीं बना सकते, हम कानूनी दबाव नहीं बनाते हैं, कानूनी दबाव की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये परिस्थितियां कब होती हैं, जब आपका मन विचलित होता है, माता पिता का मानसिक संतुलन गड़बड़ाता है, तभी वो बच्चे को अटेंशन पे नहीं कर पाते, तभी वो बच्चे को नेग्लेक्ट करते हैं। और बच्चा भी फील करता है इस चीज, ऐसा नहीं कि बच्चे में फीलिंग्स नहीं होती, वो भी फील करता है। और हमें ये करना पड़ता है कि हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग करें, उनको समझाएं, उनको ये बताएं कि बच्चे को आपने कैसे इसको अपने सहयोग देना है, कैसे उसकी अपब्रिंगिंग करनी है, ये सारी बातें हमें उसको बतानी पड़ती है, समझाना। सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे माँ बाप है उनकी काउंसलिंग भी उतनी ही जरूरी है जी। तो उनकी काउंसलिंग के लिए मतलब CWC ही इस चीज को व्यवस्था में लाती है या काउंसलर के पास आप खुद भेजते हो या किस तरीके से मतलब उनके माँ बाप को? देखिए जो बच्चे हमारे सामने आते हैं उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग तो हम करते हैं, उनकी काउंसलिंग की बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ है वो काउंसलिंग हमारे द्वारा की जाती है। बाकी आम जो माता पिता हैं, स्कूल्स में भी देखिए पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाती है, ये बोला जाता है। और अगर किसी आदमी को किसी को जरूरत है काउंसलिंग के लिए तो कॉन्टैक्ट कर सकता है हमसे। हम एक काउंसलिंग सेंटर नहीं है CWC, हम सिर्फ उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं जो हमारे पास आते हैं, जिससे कि बच्चे को एडजस्ट करा सकें फैमिली। ठीक है, ठीक है सर। आपसे बहुत पर्सनल बात पूछूंगी मैं आपसे। आपका CWC में आने का ऐसा कौन सा वाक्य था कि आपने ये चूज किया कि नहीं मुझे CWC में और इस ओहदे पे आके इन बच्चों के लिए ये काम करना है? देखिए एक बहुत अच्छा प्रश्न है और एक व्यक्तिगत प्रश्न भी है। मेरा 40 साल का अनुभव है बच्चों के साथ काम करने का जी। पिछले 40 साल से मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ। मैंने अपने जीवन के कैरियर की शुरुआत जो है बच्चों की उस स्कीम के साथ करी, किस प्रकार से विकलांग बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन इन द नॉर्मल स्कूल। तो मैंने उस स्कीम में काफी समय तक काम किया। उसके बाद मेरा एरिया विकलांग से धीरे धीरे चेंज हुआ और मैंने मेंटली चैलेंज बच्चों के साथ काम किया। 8 साल तक मैंने मेंटली चैलेंज बच्चों के साथ एज ए फादर फिगर काम किया और मेरे पास लगभग 450 मेंटली
चैलेंज बच्चे थे जिनके साथ मैंने काम किया। देवर माइल्ड केसेस ऑल्सो, सीवियर प्रोफाउंड केसेस ऑल्सो। उनका मैनेजमेंट, उनको किस तरह से उनको डेली लाइफ स्किल्स सिखाई जाए, किस तरह से उनको मेन स्ट्रीम लगाया जाए, थोड़ी उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, किस तरह से उनको धीरे धीरे बेसिक एजुकेशन दी जाए, ये मैंने एक रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन में एज ए हेड काम किया। और उसमें 450 बच्चे बस। उसके पश्चात मुझे ये लगा कि अब मैंने बच्चों के साथ काम कर लिया है, अब मुझे एक ऐसी जगह जाना चाहिए जब मैं इन बच्चों के अधिकारों के लिए कोई आदेश दे सकूं, और उसके लिए मुझे अथॉरिटी की जरूरत जी। जब ये मेरे दिमाग में आया तो मैंने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है सबसे पहले थे जी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मैं लगभग 6.5-7 साल मैंने काम किया, और इस दौरान 8,000 से ज्यादा जुवेनाइल्स के साथ 8,000 से ज्यादा चल। बच्चों के साथ काम किया। तरह तरह के बच्चे मेरे पास आए, और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि आप को ये मान नहीं पाएंगे कि आप लगेगा कि ये कैसे होता है। एक बार का वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे पास एक केस आया जिसमें 3 बच्चे इन्वॉल्व थे, 9 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों में। और वो बच्चे एक छुट्टी वाले दिन मेरे पास प्रोड्यूस हुए कि इन बच्चों का हमने एप्रीहेंशन किया है। सब किस केस में किया गया? बोले ये उन्होंने 9 साल से 12 साल 12 साल के बच्चों। अच्छा। आई वॉज सरप्राइज्ड। 9 साल के बच्चे की फिजिकली अगर मुझे अभी भी याद है, अगर मैं देखूं तो वो 6-7 साल से ज्यादा नहीं लग रहा। रात का लगभग 8, 8:30-9 बजे का समय था। ये तीनों बच्चे मेरे घर में प्रस्तुत हुए। अच्छा। छुट्टी थी और नियमानुसार घर में आज बच्चों को पेश किया गया। सबसे छोटे बच्चे से मैंने जब बात करी, थोड़ा सा हट करके, मैंने कहा बच्चे क्या हुआ? और आरोप था कि उन्होंने एक 4 साल की बच्ची के साथ अच्छी। तो 9 साल के बच्चे से मैंने बात करी तो उसने शब्द बाय शब्द जो है पूरा वाकया जो है वो नरेट किया। देखिए हमने ये किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। और आई वाज शॉक्ड कि कैसे इनको ये मालूम है कि इन्होंने क्या करना है। ऐसे एक 9 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा जो है उसको कैसे पता कि क्या किया जाए, एक्ट क्या है, तुम्हें कैसे पता लगा? ये क्या, किसने बताया? हमारे पिताजी रोज माँ के साथ करते। दैट वाज एन एक्सपोजर। एक माहौल में, एक झोंकी में, एक 1 रूम अपार्टमेंट में, आप कहिए एक कमरे की झोपड़ी में, ये एक एक्सपोजर उसको मिला उन बच्चों। और उनके लिए एक ये क्यूरियोसिटी थी कि शायद जो पिता मेरे माँ के साथ करता है वो एक अच्छी चीज है, तो हम भी क्यों ना करके। बट सर 9 साल का लड़का फिजिकली एक्टिव नहीं है। आई डू एग्री, मैं मानता हूँ वो एक्टिव नहीं है, लेकिन उसने वो सारी चीज उसी तरह से एक दोहराई। 9 साल का बच्चा था, 11 का था, 12 का। उन्होंने वो चीज उस एपिसोड को, उस एक्टिविटी को दोहराया, यानी उनको एक्सपोजर मिला हुआ था कि ये एक्टिविटी ऐसे होती है। एंड केवल असॉल्ट किया था या उसे हर्ट भी किया था? हर्ट नहीं किया। तो आज जरूरत है कि हम ये जागरूकता रहे कि अपने बच्चों को हमने क्या सिखाना है, क्या दिखाना है, किस तरह से उनको सुरक्षित रखना। और ये बात जब पता चलती है माँ बाप को, जब ये बात माँ बाप को पता चलती है तो देखिए क्या होता है कि कुछ शर्मिंदा भी होते हैं, कुछ जो है इस बात को डिनाई भी करते हैं। ये एक वाकया था जब मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में था। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ये भी पाया गया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपराध करते हैं, लेकिन अपराध क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पीछे भी कुछ कारण होता है। हम ये कहते हैं कि एवरी चाइल्ड, जो CCL है वो CNCP पहले है, वो किसी भी बच्चे को जरूरत की आवश्यकता है,
उनका लेवल ऑफ एस्पिरेशन हाई है, उसमें एंजाइटी लेवल हाई है, हम्म, वो इमोशनली स्टेबल नहीं है। और आज जो ये चीजें होती हैं मोबाइल स्नैचिंग वगैरह की, वो देखता है कि मेरे दूसरे बच्चे के पास तो एक स्मार्टफोन है, मेरे पास तो एक भी नहीं है, मोबाइल छीन के भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसका लेवल उसी एस्पायर कर रहा है कि मुझे भी ये चीज चाहिए। जब इन बच्चों के साथ काम किया तो मैंने कहा इन बच्चों में एक पीछे जो चीज छुपी हुई है वो ये है कि ये जरूरतमंद बच्चे, इनको एक एक संरक्षण की जरूरत है, चाहे वो सेफ एनवायरनमेंट घर में मिले, कहीं पर भी मिले, चाहिए। देन आई मूव टू CWC। तब मैंने कहा CWC एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हम CLCP बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, उनके अधिकारों को, उनके सर्वोत्तम हित को देखते हुए हम एक आदेश दे सकते हैं, हम एक ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई इनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा हम सबको मौलिक अधिकार देता है, केवल हमको ही नहीं देता, बच्चों को भी देता है। बच्चों को सुरक्षा का अधिकार देता है, संरक्षण का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट का अधिकार देता है। ये अधिकार कब मिलेंगे जब कोई ना कोई व्यक्ति जो है ऐसा हो, कोई एक बॉडी ऐसी हो जो इसको प्रोटेक्ट करे। तो CWC में जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि बच्चे मन के सच्चे, इंडिया की पॉपुलेशन की 40% पॉपुलेशन जो है बच्चों की है। इन 40% पॉपुलेशन का लगभग 39 to 40% अगेन जो है वो CNCP है। अगर हम कैलकुलेशन लगाएं तो जो बच्चे जरूरतमंद हैं, जिनको संरक्षण की जरूरत है, जो स्ट्रीट पे रह रहे हैं, जो वल्नरेबल सर्कमस्टेंस में हैं, जिनके खिलाफ कोई अपराध हुआ है या जो मुश्किल में है, तो इस तरह से यदि हम कैलकुलेशन करें तो लगभग 22 से 24% करोड़ बच्चे जो हैं ऐसे हैं भारतवर्ष में जिनको जरूरत की आवश्यकता है संरक्षण। हम इतने कैपेबल हैं आज कि हम इन बच्चों को इतना संरक्षण दे सकते हैं इस तादाद में? देखिए ऐसा है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है एक बहुत प्रोएक्टिव एक्ट है। इसमें CWC को बनाया गया है और CWC हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में काम भी कर रही है। और बच्चे आते भी हैं हमारे पास, बच्चे हमारे पास आते हैं जो कि वल्नरेबल सर्कमस्टेंस में हैं और CWC इस काम भी कर रही है। सक्षमता तो है, लेकिन अगर हम नीतियों की बात करें तो CWC को और सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट किस तरीके से? बेसिकली जो सोसाइटी का पार्टिसिपेशन है उसको रखा गया है इसमें, और उसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर्स दी गई। ठीक है, हमारे ऑर्डर्स जो हैं उनकी अपील हो सकती है, सेशन कोर्ट में हो सकती है, हाई कोर्ट में हो सकती है। इसको एक पूरी तरह से जो है वो न्यायिक प्रक्रिया मान करके और पूरा अधिकार मिलना चाहिए। फिर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, ये कोई भी प्रोग्राम जो है जब तक कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं हो, जो और स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, NGOs हैं, इनका पार्टिसिपेशन जब तक साथ में नहीं तब तक ये जो है प्रोग्राम नहीं हो सकता है, तब तक इन बच्चों का हित की हम पूरी तरह से नहीं देख पाएंगे। लेकिन फिर भी जो CWCs हैं वो काम कर रही हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अच्छा काम कर रही हैं। सर, तो ये ऑल ओवर इंडिया अगर हम कहें तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक CWC डिपार्टमेंट अभी फॉर्म हो चुकी है? जी हो चुकी है, हो चुकी है। तो किसी भी स्टेट या किसी भी एरिया में अगर एक हेल्पलाइन नंबर सेम है हमारा 1098? जी बिल्कुल है ना। और अगर मैं ये कहूँ कि CWC का पुलिस के साथ किस तरीके का समन्वय होता है इस चीज को, तो पुलिस का इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है? देखिए पुलिस जो है इसका बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और समन्वय होना बहुत आवश्यक है। कोई भी बच्चा कभी मिलता है, चाहे उसके विरुद्ध अपराध हुआ है या खोया हुआ है या भागा हुआ बच्चा है, तो सबसे हो सकता है कि पुलिस की सूचना मिले और पुलिस बाल कल्याण समिति के साथ जो है पूरा कोऑर्डिनेशन रखा जाता है।
जब हमने नोएडा में CWC में मैंने ज्वाइन किया तो कुछ कमियां पाई मैंने देखा, लेकिन हमने एक सिस्टम डेवलप की जी। आज नोएडा में SJCU और CWC में हमने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। अच्छा। नोएडा में कोई भी किसी बच्ची के साथ होता है और FIR जैसे ही रजिस्टर होती है उसकी तुरंत सूचना जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाती है कि इस बच्ची के साथ ओके। जैसे ही हमें ये जानकारी मिलती है हम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं कि FIR हुई है, बच्ची कहाँ पर है, बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ या नहीं हुआ, क्या उसको मेडिकल चाहिए, कोई और ट्रीटमेंट तो नहीं चाहिए, पुलिस में उसके बयान हुई या नहीं हुई, उसको रात को कहाँ रखना है, वो डरी हुई है, सहमी हुई है, कहीं कोई अबंडन की तरीके से तो नहीं पाई गई है। ये सारे हम 24/7 वर्क करते हैं। रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, किसी भी समय आप फोन कॉल कर दीजिए, पहली बेल के ऊपर हमारा कोई ना कोई मेंबर या मैं खुद हम रिप्लाई करेंगे। ये ऐसा हुआ है। और साथ ही साथ हमने हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट किया कि जब हमारा बच्चा हॉस्पिटल में पहुंचे, अगर कोई इस तरह का जिसका कोई असॉल्ट हुआ है तो इमीडिएटली उसका इलाज होना चाहिए, इमीडिएटली उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको मेडिकल सुविधाएं सभी मिलनी चाहिए। जैसा अभी हम बात कर रहे थे, आपने मुझसे पूछा था कि आप यहाँ कैसे आ गए, बाल कल्याण समिति हैं, कहाँ से आपको प्रेरणा मिल गई,